हेलो, हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे आपका क्या चीज़, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, जिसमें हमने ये आपका अगर सिलेबस में देखा जाए ध्यान से तो आप देख सकते हो कि ये यूकेपीएससी लेक्चरर का है ऊपर वाला सिलेबस, और नीचे है केवीएस एनवीएस ये और ईएमआरएस में पीजीटी फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे अगर तो सिलेबस दोनों का सेम टू सेम है। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपका सेम टू सेम है। द फ़र्क क्या है आपका कि यूकेपीएससी लेक्चरर में एक टॉपिक ज़्यादा है, वो आपका कौन सा है कि यहाँ एलसीआर सीरीज़ में भी है, पैरेलल में भी है। केवीएस एनवीएस ईएमआरएस में एलसीआर सिर्फ सीरीज़ में है। ठीक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो है, याद रखने वाली बात, वो ये है कि मैंने इस सिलेबस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो आप वो लेक्चर चेक कर सकते हो, 1-1.5 घंटे का है। तो विद PYQ एंड थ्योरी वो वाला चैप्टर मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। और अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट करने वाले हैं। ठीक है, यानी आज ये सिलेबस पूरा, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो या फिर ये कह सकते हैं ये यूनिट पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट वाला यूनिट आज आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ से है आपका, अल्टरनेटिंग करंट से लेकर के पूरा लास्ट तक, AC जनरेटर तक एंड ट्रांसफार्मर तक, ये हम आज करेंगे। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं फिर हम, और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि अगर आप लोगों में से किसी को भी नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 250 रुपीज़ में आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अदरवाइज़ आप लेक्चर से काम चला सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें मैंने PYQ भी इंक्लूड किया है। ठीक है, वो आपका यूकेपीएससी लेक्चरर से लेके KVS NVS और EMRS, और उसमें कुछ UP TGT PGT और GIC के भी होंगे। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट इज ए इलेक्ट्रिक करंट दैट पीरियोडिकली रिवर्स डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली विद टाइम। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, एक ऐसी करंट होती है जो एक आपका पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये अपने डायरेक्शन को क्या प्लस माइनस कर रही है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो हम एक अल्टरनेट करंट को एक हम साइनोसोडल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मैं इसे लिख सकती हूँ I = I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यस, I = I0 साइन ओमेगा टी, या फिर मैं इसे कॉस ओमेगा टी के भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने ये जो ग्राफ बनाया है वो साइनोसोडल बनाया है, इसलिए मैंने साइन के टर्म में इक्वेशन बनाई है। कॉस के टर्म में अगर ग्राफ बनाओगे तो आप कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, जहाँ पे ओमेगा और टी क्या होता है, टी आपका टाइम पीरियड होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब कुछ अल्टरनेट करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान देना चाहिए, तो मैं अब उसको डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि आपका पहली चीज़ क्या है, इट इज़ सेफर टू ट्रांसफ़र ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, यानी लंबी दूरी के लिए कौन सी करंट यूज़ की जाती है, अल्टरनेट करंट या DC करंट, तो अल्टरनेट करंट यूज़ की जाती है। और आप अल्टरनेट करंट और DC करंट देख कहाँ सकते हो, फॉर एग्जांपल घरों में जो इन्वर्टर होता है उससे जो करंट निकलती है वो आपका डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर वगैरह से हमारे घरों में जो लाइट आती है या जो करंट आती है वो कौन सी होती है, आपकी अल्टरनेट करंट होती है। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेट करंट डिपेंड फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी फ्रिक्वेंसी की करंट हमारी कंट्री में आ रही है उतनी ही फ्रिक्वेंसी की अदर कंट्री में भी आती है, वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, एंड अल्टरनेट करंट को जनरेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक अल्टरनेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप AC जनरेटर वगैरह जो यूज़ करते हो। ठीक है, और इसी तरीके से ट्रांसफार्मर का यूज़ तो कुछ और होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके एक तरीके के अल्टरनेटर होते हैं जो
अल्टरनेट करंट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। और अल्टरनेट करंट में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन, जैसे कि अभी हमने सीखा था या यहाँ देख सकते हो। करंट होती क्या है, एक तरीके से आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पॉजिटिव है, अभी यहाँ नेगेटिव हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली। और एक अल्टरनेट करंट के लिए हम क्या क्या लोड, उसमें क्या क्या यूज़ किया जा सकता है, तो उसमें एक आप इंडक्टर यूज़ कर सकते हो, कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, रजिस्टर यूज़ कर सकते हो एज अ लोड, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वो क्या है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट अ सेकेंड, यस, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस होती है, ये यानी सबसे मैक्सिमम पीक जो बन रही है, उसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। ये जो ग्राफ है, ये आपका करंट वर्सेस टाइम का भी हो सकता है, वोल्टेज वर्सेस टाइम का भी हो सकता है, ठीक है। तो जब करंट वर्सेस टाइम का होगा, तो जो ये मैक्सिमम पीक वैल्यू बन रही है, उसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, या फिर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या फिर पीक वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज, और उसको आई नॉट या वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा उससे नीचे क्या होती है, IRMS या फिर VRMS की वैल्यू होती है। कैसे उससे ठीक नीचे आ रही है, क्योंकि अभी हम IRMS की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो आपका 0.709 या 7 ऐसे करके कुछ आती है, तो वो उससे 1 से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और आई एवरेज निकाल के देखेंगे, जिसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी, अप्रॉक्स 0.636 टाइम ऑफ आई नॉट। तो ये कैसे होगा, ये अभी आगे बहुत अच्छे से मैं बताने वाली हूँ। यहाँ मैं बस एक तरीके से आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ कि सबसे पीक वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, आपकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, पीक वैल्यू होती है। जो उससे नीचे होती है वो IRMS वैल्यू होती है, और जो उससे भी नीचे वो आई एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है। और एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है आपका, उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं अगली टॉपिक। अब कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कुछ भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे डिफ़ाइन करते हैं या क्या चीज़। तो मैंने थोड़ा सा पीक वैल्यू और RMS वैल्यू को डिफ़ाइन करके बताया। देखो, पीक वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम वैल्यू थी किसका, एम्पलीट्यूड का। तो द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ AC रिप्रेजेंटिंग द हाइएस्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, इज़ नोन एज पीक वैल्यू, जिसे आई नॉट या वी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, चाहे वो करंट का हो या फिर आपका वोल्टेज का हो, ठीक है। उसी तरीके से RMS वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, द RMS और इफेक्टिव वैल्यू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, तो द RMS और इफेक्टिव वैल्यू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ DC करंट, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ रजिस्टर एज अ AC सिग्नल, ठीक है। ये किसी भी AC सिग्नल के वो जो DC पार्ट होते हैं वो रजिस्टर में कितना हीटिंग इफेक्ट आपका जनरेट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आपका RMS वैल्यू, चाहे वो करंट का हो चाहे वो वोल्टेज का हो, ठीक है। तो वही RMS वैल्यू ऑफ करंट या फिर RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये डेफिनेशन वैसे एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, पर ये जस्ट बेसिक आइडिया के लिए मैंने ये आपको बताया है कि ठीक है, आपको मान लो अगर जैसे कि UKPSC वालों का तो ठीक है, MCQ पेपर होने वाला है, लेकिन KVS NVS वालों का क्या होगा, रिटन पेपर होगा, ठीक है, मेंस का रिटन पेपर होगा। तो आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि हाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको याद रहना चाहिए। अब देखो यहाँ से अब आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। और मैंने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कराया है कि मान लो आपका UKPSC वालों के लिए फार्मूला और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी ध्यान दे सकते हो, और KVS NVS वालों के लिए डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और क्वेश्चन और आपके न्यूमेरिकल वगैरह PYQ वगैरह तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, तो इसमें मैंने डेरिवेशन को इंक्लूड किया है, तो आप ध्यान दे सकते हो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देखो, पीक मीन एंड RMS वैल्यू फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम क्या, अब मेनली सारे मेन सर्किट पढ़ने वाले हैं कि अगर AC के साथ आपका रजिस्टर लगा हो, इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, या फिर तीनों लगे हों, ठीक है। तो ये हम चारों कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं
क्योंकि आपका ये साफ साफ सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, तो इसलिए उस हिसाब से हम कर रहे हैं। देखो सबसे पहले रजिस्टर का पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ इसके फॉर्मूले दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर मैं इसकी डेरिवेशन करके दिखा देती हूँ। और आपको ये एक आध स्टेप कुछ पता होना चाहिए, अगर आपको पता रहेगा तो आप कैसे भी ये कर लोगे। ये इतने टफ नहीं होते हैं, ये आपके बेसिक 10th 11th लेवल, 10th में तो नहीं है, 11th 12th लेवल के ही हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर। इसमें देखो आपका क्या है कि एक मैंने सर्किट लिया है, ठीक है, और इसमें क्या किया हमने, एक अल्टरनेट सोर्स लगा दिया है, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, और इसमें एक रजिस्टर लगाया है मैंने जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे क्या, देखो आपका V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी है, ठीक है, ये हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, और V इज इक्वल्स टू IR लिख सकती हूँ मैं, तो वहाँ से I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन R, ठीक है। V की जगह अगर मैं V की वैल्यू रख दूँ तो V0 साइन ओमेगा टी अपॉन में R, ठीक है। तो मैं V0 अपॉन R को क्या लिख सकती हूँ, I0 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये जो I0 वैल्यू है यही क्या है आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, फॉर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे आप लूप लॉ लगाना चाहोगे सर्किट में, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से V लेके चलोगे, V माइनस आई आर इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आई आर इज इक्वल्स टू V आ जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से कैसे भी कुछ भी लेके चलो, आप कंक्लूजन तक आ ही जाओगे, ठीक है। तो ये इतनी बात रही इसकी। अब इसके आगे पढ़ लेते हैं बाकी फॉर्मूले, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। जैसे कि देखो आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पीक वैल्यू की 1/√2 टाइम्स होती है। कैसे होती है, कैसे आती है, मैं अभी आपको निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से वी आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाती है, V0/√2, लेकिन आप वी आर एम एस को आई आर एम एस से भी निकाल सकते हो। कैसे, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, ठीक है। और उसी तरीके से आई एवरेज की वैल्यू क्या होती है, 2I0/पाई, कैसे अभी निकाल के देखेंगे। वी एवरेज की वैल्यू क्या होती है, 2V0/पाई, ठीक है। तो ये कुछ मेन वैल्यू तो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आप कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमने ऊपर जो किया है, V इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, V0 साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा, I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर हम इसे वापस करें तो देखो, एक सेकेंड, हाँ देखो क्या, V इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा, V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा, I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। दोनों ओमेगा टी है, फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये है कि वो सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा होता है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। यानी करंट और वोल्टेज दोनों किस में हैं, सेम फेज में हैं, ठीक है। और आप यहाँ से अगर पी एवरेज की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पी एवरेज की वैल्यू क्या आती है आपकी, V इंटू आई, ठीक है। तो आप V इंटू आई भी लिख सकते हो, या फिर V को आई आर लिख दोगे तो ये I² R हो जाएगा, ठीक है। और I की जगह अगर आप आई आर एम एस वैल्यू है अगर वो, तो और उसकी जगह अगर आप I0/√2 रखोगे तो I0² इंटू R हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन जो आपके फॉर्मूले थे ये मैंने आपको वो करा दिए। अब मैं एक बार डेरिवेशन करके दिखा देती हूँ कि कैसे ये आया होगा, ठीक है। मान लो एग्ज़ाम में आपको नहीं याद है फॉर्मूला और आ गया कोई न्यूमेरिकल, तो आप कैसे कर सकते हो वो निकालना भी हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे निकाल सकते हो आप। देखो पहले हम आई एवरेज निकालना सीख लेते हैं। देखो आई एवरेज होता क्या है कि मान लो आपका हाफ टाइम पीरियड में टोटल कितने चार्ज फ्लो हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। यानी हाफ टाइम पीरियड में कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। और हमें पता है I इज इक्वल्स टू कितना होता है, I0 साइन ओमेगा टी। आई को हम कैसे लिख सकते हैं, dQ/dt, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ dQ इज इक्वल्स टू I/dt, ठीक है, ये वाले पॉइंट। और दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दें तो dQ का इंटीग्रेशन, और I की जगह अगर मैंने I0 साइन ओमेगा टी रख दिया और dt रख दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dQ का तो Q हो जाएगा। यहाँ I0 कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया। हमें कहाँ तक देखना था, 0 से लेके t हाफ तक, यानी हाफ टाइम पीरियड में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ है। तो 0 से लेके t हाफ तक लिमिट लगा दी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब कितना आएगा आपका वैल्यू, इंटीग्रेशन आपको आता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, 0 से t हाफ। तो अब हम ये वैल्यू लिमिट लगा देंगे, तो आप लिमिट लगा के क्या देख सकते हो, कॉस ओमेगा टी हाफ माइनस कॉस 0, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 2π/t,
ठीक है। तो ये वैल्यू आप पुट ऑन करोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ देखो यहाँ भी cos पाई बन जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, cos पाई की भी वैल्यू कितनी होती है आपकी -1, और ये -1 और ये -1 जुड़ के -2 हो जाएंगे, तो वो -2 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था आई एवरेज क्या होता है कि टी हाफ टाइम पीरियड में कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ है, तो टी हाफ इज़ ओके, ठीक है। क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा करके हम यहाँ रख देंगे, तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी 2I0/पाई, ठीक है। और ये आप 2/पाई को सॉल्व करोगे तो 0.636 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से वी एवरेज भी निकाल सकते हो, आई एवरेज इंटू आर करके, ठीक है। तो देख सकते हो आई एवरेज की वैल्यू हमने बहुत ईजिली निकाल ली, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है आपको तो आप निकाल भी सकते हो, पर यही है इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो आपके लिए बेनिफिशियल है आप वो कर सकते हो। आगे देखते हैं, ये हमने एवरेज वैल्यू निकाल ली, अब IRMS वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। एक और चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रहा है पीक वैल्यू निकालना क्यों नहीं सीखा, क्योंकि आप जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लेके चलोगे पीक वैल्यू तो हमें आसानी से वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, ये बता दी मैं आपको, यस। हाँ देखो, जैसे मान लो मैंने वोल्टेज सोर्स ये लिया था अगर, ठीक है, तो इसमें जो आपकी ये वैल्यू है वही तो है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और जो करंट की वैल्यू हम निकाल के ले आए हैं उसमें भी आपका ये जो वैल्यू है यही तो है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो आप जो भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लेके चलोगे पीक वैल्यू आप डायरेक्ट वहीं से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब फिर निकालने को क्या बच जाता है आपका, अगर आपका फॉर्मूला याद है तो आप IRMS की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, आई एवरेज की भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट अगर आपको याद नहीं है तो आप बाय डेरिवेशन भी इसे आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, जो कि अभी हमने निकालना सीखा है। अब हम देख लेते हैं IRMS कैसे निकालेंगे, तो देखो वो भी आसान है आपका। फाइनली मैं बता देती हूँ, इसे हम कंपैरिजन करके निकालेंगे, ठीक है। कैसे कंपैरिजन करके, हीट से, ठीक है, टोटल हीट निकालेंगे, वहाँ से हम कंपेयर करके फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, हाँ देखो हमें पता है क्या चीज़ कि आई की वैल्यू कितनी है, I = I0 sin ωt, ठीक है। हीट है H = क्या होता है I² RdT, लेकिन अगर हम स्मॉल हीट पार्ट निकालें तो वो कि dt टाइम इंटरवल में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है आपका, तो वो क्या हो जाएगा आपका DH = I² RdT टाइम, आई की जगह वो वैल्यू रख दो I0 sin ωt, ठीक है। अब इसको हम खोलेंगे तो आपका कितना आएगा I0² R sin² ωt dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। और ये भी क्या आपका कि हम हीट प्रोड्यूस मान लो निकालते हैं 0 से लेके T½ तक, तो 0 से लेके T½ तक जब हम निकाल रहे हैं तो ये I0² और R तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, sin² ωt का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपका T/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, बेसिक है, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लगे तो इसलिए मैंने ये स्किप किया इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो देख सकते हो आप इजीली कि इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ये वैल्यू बन रही है, ठीक है। और एक और चीज़ हमें पता है क्या कि H की वैल्यू अगर IRMS के टर्म में हम T½ टाइम इंटरवल में निकालना चाहें तो वो कितनी होती है IRMS का होल स्क्वायर और R T/2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से IRMS की वैल्यू आ गई, का स्क्वायर बराबर I0/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे आप तो IRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी I0/√2, जिसको आप अगर सॉल्व करके लिखना चाहोगे 0.707 आया, ठीक है। इसी तरीके से आप VRMS निकाल सकते हो, क्योंकि IRMS आ गया तो VRMS = IRMS इंटू में R हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो आप इजीली इसको डेरिवेट भी कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक निकाल के दिखा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका रजिस्टर वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ये अगर आपका सर्किट में क्या हो रजिस्टर लगा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं और उसके लिए जो मेन फार्मूले हैं वो क्या है। ये मेन फार्मूले मैंने यहाँ पे बॉक्स अप कर रखा है, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के पर, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है कि जब सर्किट में क्या लगा हो, सिर्फ इंडक्टर लगा हो, ठीक है, यानी L।
जिसकी इंडक्टेंस वैल्यू क्या होती है, एल होती है। तो अगर ये आपका एक सर्किट है जिसमें एल लगा हुआ है और इसको एक मैंने वोल्टेज सोर्स से एक अल्टरनेट सोर्स से क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मेन फॉर्मूले आपके क्या होते हैं। यहाँ भी आप सर्किट लूप लगा करके इक्वेशन बनाना चाहोगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से चलोगे आप तो V और माइनस का इंडक्टर की वोल्टेज वैल्यू क्या होती है, माइनस का LdI/dt इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इसका वोल्टेज इक्वेशन बन जाएगा। तो आगे देखिए अब कैसे बाकी फॉर्मूलों तक पहुँचते हैं हम। देखो हमें पता है क्या कि अगर DI/dt, इसको हम अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, V को उधर ले जाएंगे तो माइनस का V हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा V, और ये मल्टीप्लाई वाला L इधर हम भेज देंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और dt को भी फिर हमने उधर भेज दिया, dt भी इधर आ गया। अब हमने क्या किया, इधर di बचा, इधर में v अपॉन में l dt बचा। v की जगह वैल्यू रख दी V0 sin ओमेगा t, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे सो दैट टोटल करंट I मिल जाए हमें। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का आता है, तो ये माइनस का V0 अपॉन एल कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें स्टार्ट होती हैं और थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो कृपया एक एक लाइन बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। देखो ये जो नीचे ओमेगा एल बनना है इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो इस ओमेगा एल को हम जाई एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसको मैंने अभी आगे डिफाइन करके लिखवाया है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सर्किट में करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जो भी चीज़ क्या होती है एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। यानी एक ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो तो उसमें करंट के फ्लो के डायरेक्शन में जो भी चीज़ करंट को फ्लो को रोकना चाहती है यानी एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है उसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये कॉस ओमेगा टी को माइनस के कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी ही आएगा। तो ले दे के इसका मतलब है मैंने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। तो V0 अपॉन जाई को क्या लिख सकते हैं, I0। तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। I0 तो पीक वैल्यू हो गई और आप देख सकते हो ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो हमने क्या किया, वोल्टेज सोर्स लेकर चले थे, वहाँ से हमने करंट की वैल्यू भी निकाल ली, और करंट की वैल्यू निकाल ली अगर हमने तो हमने और क्या निकाल लिया, पीक वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। ओके चलो इतना तो समझ आया, ठीक है। इसके बाद कुछ और है, पहले ये कर लेते हैं। तो ध्यान से अगर हम देखें तो देखो इक्वेशन ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से I0 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, V0 अपॉन जाई एल, ठीक है। और जाई एल की वैल्यू क्या थी, ओमेगा एल। तो यहाँ से हमने क्या किया, I0 निकाल लिया यानी पीक वैल्यू निकाल ली। और सिमिलरली पीक वैल्यू आ गई तो IRMS वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि IRMS वैल्यू क्या होती है, I0 अपॉन में √2, ठीक है। तो IRMS और I0 आ गया, IRMS आ गया तो VRMS भी निकाल सकते हो, कैसे, IRMS इंटू आर नहीं लोगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ आर नहीं है, जाई एल है। तो VRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRMS इंटू जाई एल, ठीक है। ओके चलो ये तो ख़त्म होता है। अब हम पावर निकालना सीखते हैं, ठीक है। देखो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू आपका V इंटू आई होता है या I इंटू वी होता है। और I और V की वैल्यू यहाँ अगर हम रखेंगे तो I की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो I0 और साइन ओमेगा टी माइनस π/2 और V की वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी था। तो ये I0 V0 अपन में √2 जो बनेगा, और ये √2 नहीं, ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2 और कॉस ओमेगा टी को सॉल्व करेंगे तो साइन 2 ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। ये आया है आपका इंडक्टिव पावर की वैल्यू। लेकिन अगर मैंने एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश की, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो होता क्या है आपका, इस साइन जो यहाँ पे आपका साइन 2 ओमेगा टी बन रहा है, एक सेकेंड रुको, हाँ, जो यहाँ पे ये आपका साइन 2 ओमेगा टी बन रहा है इसका आप क्या ले लोगे, एवरेज। और साइन ओमेगा टी या साइन 2 ओमेगा टी या इसके मल्टीपल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से पी एवरेज कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर लगा हो तो एवरेज टोटल वैल्यू ऑफ द पावर इज़ 0। इट मीन्स व्हाट, कि सर्किट में एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा है,
ठीक है, ये बात ध्यान देना। अभी हमने सिर्फ इंडक्टर का पढ़ा, अभी हम आगे पढ़ेंगे कैपेसिटर का, वहाँ पे भी पावर लॉस 0 आएगा। ठीक है, लेकिन रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो रजिस्टर में पावर लॉस होता है बट इन दोनों में नहीं होता है, तो इसका भी यूज़ कर लिया जाता है। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना, मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे कुछ और चीज़ें ध्यान दो। क्या? फेज़ के बारे में, जैसे हमने पढ़ा था रजिस्टर सर्किट में क्या था, करंट और वोल्टेज के बीच में फेज़ कितना था, 0 था, दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। पर यहाँ देखो, यहाँ क्या है हाल, यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज सोर्स हम लेके चले थे V0 साइन ओमेगा टी, करंट सोर्स आया था हमारा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ध्यान से अगर देखा जाए तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, π/2 का, और वो भी कैसा आ रहा है कि करंट आपका क्या है, रुको मैं फिर से बोलती हूँ, करंट आपका क्या है, वोल्टेज से माइनस π/2 पीछे है, यानी π/2 क्या है, पीछे है। ठीक है, यानी लैग कर रहा है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज आपका वाई डायरेक्शन में है तो करंट कहाँ है, कहाँ जा रही है लाइन, तो करंट आपका कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में, यानी ये आपका क्या है, 90 डिग्री पीछे है। तो यहाँ इंडक्टिव सर्किट में आपका करंट जो होता है वोल्टेज से लैग करता है, वो भी कितने से, π/2 से। तो इसे याद रखना। ठीक है, ओके। लेकिन कैपेसिटर में इसका ठीक उल्टा होगा, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, आगे अभी पढ़ रहे हैं। तो एक ये भी देख लो रिलेशन, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहती। जाइल की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ओमेगा एल, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf, इंटू में एल भी लिख लेना है, एल मिस हो गया है। ओमेगा की वैल्यू 2πf इंटू में एल। ठीक है, तो अगर हम जाई एल और एफ में रिलेशन देखें, जाई एल और एफ में रिलेशन देखें तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लीनियर रिलेशन में हैं, यानी जितना एफ बढ़ेगा उतना जाई एल बढ़ेगा। तो इसलिए आपका जो जाई एल और एफ में ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, याद रखना, दोबारा बोल रही हूँ, जाई एल और एफ यानी फ्रिक्वेंसी, या फिर फ्रिक्वेंसी की जगह ओमेगा भी रख दे तो भी इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, है कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जब सर्किट में क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, कैपेसिटर लगने के बाद फिर LCR सर्किट आएगा। देखो इजी है, बस समझते जाना, एक बार में समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, पर अगर एक दो बार ढंग से देख लिया तो गारंटेड है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टॉपिकों से रिलेटेड। मैंने एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से विद ऑल द फार्मूलाज, ऑल द कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा के चक्कर में इधर उधर मत भागना। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट है जहाँ पढ़ रहे हो आप, तो वहीं पढ़ते रहो, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वैसे कर करके आप टाइम ही वेस्ट करोगे। ठीक है, जहाँ पे आपको एक बार लग रहा है हाँ मुझे यहाँ समझ आ रहा है, यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ कराया जा रहा है, चाहे आप जहाँ भी कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ बाय सेल्फ भी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो। ये मत सोचना कि हाँ अभी तो एग्ज़ाम आने में टाइम है, एग्ज़ाम आते जाते टाइम नहीं लगता है, कम से कम 1 महीना रिवीजन के लिए रखना अपने आप। होगी अगले 4 दिन पहले की रिवीजन लेके बैठते हो, तो प्लीज़ मौके मत गवाया करो, बार बार मौका नहीं मिलता है, और बार तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होता है। रोने नहीं आए हो सिर्फ धरती पे, काम करने आए हो तो काम करो, लड़ो, अच्छे से भिड़ो और अपनी सीट लो। चाहे 4 सीट आई हो, चाहे 10 सीट आई हो, चाहे 400 सीट आई हो, तुम्हें सिर्फ 1 सीट से मतलब है, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी किया करो और गिव योर बेस्ट। ठीक है, और आई थिंक आपको पता होना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होती है ये नौकरी, तो वो कितना एफर्ट्स डालते होंगे। तो आई थिंक अगर आप कुछ चाहते हो तो आपको उसके लिए सब एक करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट, बाकी की बातें बाद में करते हैं। देखो इस सर्किट में क्या है, मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया है। ठीक है, और एक आपका अल्टरनेट सोर्स लग गया है। ठीक है, V = V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इसके लिए सर्किटल लूप बनाएं तो V यहाँ से लेके चलेंगे तो V माइनस का यहाँ पे इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, Q/C बराबर 0 हो जाएगा, = 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूँ तो Q = कितना आ जाएगा हमारा, CV आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इतनी बात तो समझ आए। अब देखो I को मैं क्या लिख सकती हूँ, I = क्या होता है, dQ/dt।
तो डी ओवर डी टी को साइड लिया, क्यू की जगह यहाँ से ये सी वी वैल्यू रख लिया, सी तो वैसे ही रहेगा आपका, वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी रख लिया मैंने, ठीक है। ओके आगे देखते हैं, ठीक है। वी नॉट भी कांस्टेंट है, उसको भी बाहर ले लिया। अब साइन ओमेगा टी का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा आ जाएगा मल्टीप्लाई में और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी का, ठीक है। अब वी नॉट तो ऐसे ही रखा मैंने, ओमेगा और सी को नीचे ले आए, ठीक है, और ये बन गया आपका कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये वही बात है। ओके अब बहुत ध्यान देना, ठीक है, क्या कि जो नीचे 1/ओमेगा सी वैल्यू आई है, ठीक है, 1/ओमेगा सी वैल्यू, 1/ओमेगा सी वैल्यू, इसको जाई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव इंडक्टेंस, ठीक है, ठीक है, नहीं इंडक्टेंस नहीं, रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है, ये करेक्ट करना, इंडक्टेंस नहीं रिएक्टेंस होगा। ओके 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 ये वाली चीज़ करेक्ट करना, ये इंडक्टेंस नहीं रिएक्टेंस होगा, ठीक है, इंडक्टेंस तो एल होता है, रिएक्टेंस होगा जाई सी, ठीक है। तो 1/ओमेगा सी को ही जाई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, उसमें करंट की फ्लो के डायरेक्शन में जो चीज़ एज अ रजिस्टर वर्क करती है उसी को क्या बोला जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये 1/ओमेगा सी आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, जिसे जाई सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ओके, तो अभी हमने देखा 1/ओमेगा सी को हम कैसे लिख सकते हैं, जाई सी रख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, क्या रख सकते हैं, जाई सी रख सकते हैं, ठीक है। और वी नॉट अपॉन जाई सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, आई नॉट लिख सकती हूँ, और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ऐसे ही है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की वैल्यू ले दे के आएगी कितनी, कॉस ओमेगा टी ही, ठीक है। तो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है वो क्या है कि मैंने क्या लिखा है, आई नॉट को क्या रखा है हमने, वी नॉट अपॉन जाई सी को, वी नॉट अपॉन जाई सी ही क्या है, आई नॉट है, यहाँ से पीक वैल्यू आ गई, जाई सी की वैल्यू हमें पता है, ये पुट ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही पीक वैल्यू आ गई आपकी, सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, आई आर एम एस, आई आर एम एस क्या होता है, पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स, तो ये 1/√2 टाइम्स हो गया। आई आर एम एस आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो, वी आर एम एस निकाल सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये मेन चीज़ निकाल के दिखा दिया। अब आगे अगली चीज़ें पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें पावर वगैरह। अब देखो पावर यहाँ भी मैं कैसे निकाल सकती हूँ, P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो ये √2 मतलब ये आपका √2 नहीं 2, ये वाली रुको एक सेकेंड, ये वाली चीज लाइन मत देखना, ठीक है, ये वाली देखो कि हाँ देखो आई की जगह आप लिखोगे आई नॉट साइन ओमेगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और वी की जगह लिखोगे आप क्या, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा और नीचे 2 रहेगा ही, तो ये आ गया क्या, पावर की वैल्यू, ठीक है। लेकिन एवरेज वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो एवरेज वैल्यू हमें पता है साइन 2 ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, 0, इसीलिए पी एवरेज कितना आ जाएगा, 0। तो मैंने आपको क्या बताया था, यही बताया था कि चाहे सर्किट में इंडक्टर लगा हो, चाहे सर्किट में कैपेसिटर लगा हो, इन दोनों केस में ही आपका एवरेज वैल्यू ऑफ पावर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। इसे याद रखना, कैसे भी घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाए आपको हमेशा 0 रखनी है, ठीक है। ओके तो आगे देखो, अब फेज़ की बात कर लेते हैं, फेज़ वैल्यू की। तो देखो ध्यान से, क्या है आपका आई की वैल्यू कितनी आई है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, वी की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखा जाए तो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, पाई बाई टू। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो करंट प्लस पाई बाई टू आगे है, किससे, वोल्टेज से। तो अगर करंट आपका इसी डायरेक्शन में है तो जो कि वोल्टेज से पाई बाई टू आगे है, तो वोल्टेज को कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आप चाहे सर्किट में इंडक्टर लगाओ चाहे कैपेसिटर लगाओ, दोनों ही केस में फेज डिफरेंस पाई बाई टू आ रहा है, ठीक है। लेकिन उधर करंट लैग कर रहा था, यहाँ करंट लीड कर रहा है, आगे है, ठीक है। ओके आई होप इतना समझ आ गया। और दोनों ही केस में क्या होता है, आपका पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब ओमेगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देख लेते हैं। देखो
जाई सी इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ लिया, 1/ओमेगा c पढ़ लिया, ठीक है। ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2πfc लिख सकती हूँ। तो अगर देखा जाए तो आपका एफ और जाइसी या फिर ओमेगा और जाइसी के बीच का रिलेशन कैसा है, इन्वर्स वाला। तो इसलिए जो ग्राफ भी बनेगा आपका कैसा बनेगा, इन्वर्स वाला। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका, और ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट सा नहीं था, मैंने बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो आप इसे अगर अच्छे से सुन रहे होगे, नॉर्मल स्पीड पे देखोगे, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल पे आपको समझ आना चाहिए, आप जिस भी स्पीड पे देख रहे हो, ठीक है, जितना आसानी से आपका दिमाग कैप्चर कर पा रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। या एक बार आप नॉर्मल स्पीड पे देख सकते हो, और दोबारा रिवीजन करने के लिए आप अगर उसे देखते हो तो आप हाई स्पीड पे भी देख के अगर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, रिवीजन को हमेशा मस्ट रखना, रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने सब कुछ सिलेबस कवर कर लिया, रिवीजन नहीं किया है, तो ले दे के सब ज़ीरो है, ठीक है। तो मैं अब आपको बता दूं कि मैंने ये वाला टॉपिक, यानी सर्किट में रजिस्टर लगा हो, सर्किट में कैपेसिटर लगा हो, सर्किट में इंडक्टर लगा हो, ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। एक एक चीज़ डिटेल में बताया मैंने, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, चाहे पावर हो, फेज हो, ग्राफ हो, ठीक है, करंट हो, आरएमएस वैल्यू हो, या फिर आपका पीक वैल्यू हो, सब कुछ बहुत अच्छे से बताया। तो वो ख़त्म होता है। अब मैं कुछ डेफिनेशन भी एक बार, वही जो मैंने आपको बीच बीच में बताया, वो एक बार डेफिनेशन करा देती हूँ। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि फॉर्मूले तो पढ़ ही रहे हैं, डेफिनेशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे देखो, रिएक्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंस आपके दो टाइप के होंगे, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा आपका, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा कि आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी किसी भी एक एसी सर्किट में जो भी कैपेसिटर के द्वारा एक इफेक्टिव, एक टोटल रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको जाई सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा c होती है, ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसको जाई एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये क्या होता है, इफेक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक है, इन अ एसी सर्किट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये जाई, इसको जाई एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, ओमेगा एल, जहाँ ओमेगा को आप 2πf लिख सकते हो। एल क्या आपका इंडक्टेंस है, सी क्या है आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू आप 2πf लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो इन दोनों से रिलेटेड हो गया। अब आगे एक और चीज़ है आपका सिलेबस में भी कि इम्पिडेंस। अब ये कौन सी बला है, तो कुछ नहीं, जब ये समझ आ गया तो ये तो समझना आसानी है कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं LCR सीरीज सर्किट, ठीक है। यानी जब सर्किट में आपका एल भी हो, सी भी हो, आर भी हो, यानी कि क्या, अगर सर्किट में आपका रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो, और कैपेसिटेंस, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आपका सर्किट में रजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, और कैपेसिटर भी हो, तो सर्किट में करंट की फ्लो के डायरेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है सर्किट के थ्रू, उसी को क्या बोला जाता है, इम्पिडेंस। सिंपल, ठीक है। तो ये तीनों चारों ये क्या है, एक तरीके के क्या है, रुकावट, क्या बोलते हैं, रुकावट है, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बोल सकते हैं कि एक तरीके के रेजिस्टेंस हैं जो करंट के डायरेक्शन में लगते हैं, ठीक है। तो इम्पिडेंस क्या होगा, जब तीनों लगे होंगे तो इम्पिडेंस की जो वैल्यू आती है आपकी, वो कितनी आती है, वो आती है आपकी Z इज इक्वस टू, देख रहे हो लाइन भी कहीं और जा रही है, Z इज इक्वस टू अंडर रूट में R² प्लस जाई एल माइनस जाई सी का स्क्वायर, जहाँ जाई एल क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, जाई सी क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और R क्या है आपका रजिस्टर ही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब इसको कैसे निकालते हैं वो तो मैं आगे आपको अभी बताने वाली हूँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि ये कहाँ से आ गया। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है, तो मैं आगे उन चीज़ों पे ध्यान दूंगी कि अगर कोई चीज़ मिस हो रही है या कोई बताने का तरीका, तो उसको आगे मैं इंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम LCR सर्किट, ठीक है। तो LCR सीरीज सर्किट में क्या है, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे एक आपका R है जिसको मैंने, और एक L है, और एक आपका कैपेसिटर C है, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, मैं अगर इसका इक्वेशन बनाऊं किसका, यहाँ से अगर हम चलते हैं
अगर हम सर्किट लॉ लगा के यहाँ लगाएं तो यहाँ से चल रहे हैं, तो V माइनस का R, ठीक है, माइनस का LdI/dt और माइनस का R नहीं, V माइनस का IR माइनस का LdI/dt और माइनस का Q/C। तो V माइनस का LdI/dt माइनस का IR माइनस का Q/C बराबर 0। ये तो सर्किट लॉ हो गया। सर्किट लूप लगा करके हम जिस तरीके से ये इक्वेशन लेकर आ जा रहे हैं, इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में भी बाई फेजर डायग्राम सॉल्व किया है, तो मैं इसी से करवाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा आसान लगता है मुझे भी, ठीक है। बाकी आपको जो सूटेबल लगे आप और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं इसे फेजर डायग्राम से समझाने वाली। फेजर डायग्राम क्या है कि ये चीज़ देखा जाता है आपका कि देखो, अगर वी आर और वी सी माइनस वी एल, ठीक है, ये वाला क्या है, वी सी माइनस वी एल है, ठीक है। और वी आर, ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई होता है। कैसे होता है, क्योंकि हमने देखा था कि रजिस्टर और करंट एक ही डायरेक्शन में थे, ठीक है, लेकिन इंडक्टर और करंट, कैपेसिटर और करंट हमेशा π/2 फेज में थे, ठीक है। तो इसलिए वी आर और वी एल, वी सी माइनस वी एल के बीच में डायरेक्शन कितने का फेज होगा, π/2 का, ठीक है। तो अगर इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करें तो इनका टोटल जो होता है आपका, इनके बीच में टोटल का मैग्नीट्यूड बनता है। तो अगर उसे मैं सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूं तो मान लो आपका अगर ये है वी सी माइनस वी एल और परपेंडिकुलरली आपका वी आर है जो कि 90 डिग्री फेज पे है विद वी सी माइनस वी एल, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा इनका, ठीक है। ये जो आपका टोटल, ये जस्ट सेकेंड मैं दोबारा बनाती हूँ। ये अगर वी सी माइनस वी एल है, ये आपका वी आर है, तो इनका टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले हमें सबकी वैल्यू पता हो, सो दैट हम उसे पुट ऑन करके सॉल्व कर सकें। देखो, वी एल की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, I0 इंटू जाई एल। वी सी की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, I0 इंटू जाई सी। सिमिलरली वी की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, आई आर, और वी आर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ, आई इंटू आर, ठीक है, सेम ही है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट सम करके दिखाया आपको। तो ये देखो, यहाँ से देखो ध्यान से कि अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लिया तो अंडर रूट इधर आ जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी हमारी, अंडर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखो v की जगह ध्यान देना, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। ये है आपका, अरे एक चीज़ है, हाँ एक चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने ये क्योंकि इसमें एल सी आर तीनों है ना, तो v बराबर आई आर नहीं लिख सकती मैं, v बराबर क्या होगा, i इंटू जेड होगा, ठीक है। तो ये r नहीं होगा, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू जेड, जेड यानी टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, ठीक है। तो यहाँ जेड आएगा, ओके ओके ओके। तो थोड़ा नीचे चलते हैं, फिर मैं समझाती हूँ आपको। देखो देखो, v की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, v की जगह रख सकती हूँ आई इंटू जेड, जेड क्या है, इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। वी आर की जगह क्या रख सकती हूँ, एक सेकेंड को, एक चीज़ आपको अच्छे से दिखनी चाहिए, हाँ। अब देखो, v की जगह क्या रख सकती हूँ, आई इंटू जेड। वी आर की जगह क्या रख सकती हूँ, आई आर, ठीक है। वी सी की जगह क्या रख सकती हूँ, आई इंटू जाई सी। और वी एल की जगह क्या रख सकती हूँ, आई इंटू जाई एल, ठीक है, ओके। अब देखो, कुछ तो मिस किया है ना मैंने, ऐसा लग रहा है मुझे, एक सेकंड रुकना है। हाँ, ये वैल्यूज़, वैसे इन वैल्यूज़ को आप ध्यान मत देना, मैं इन वैल्यूज़ को काट ही देती हूँ, क्योंकि मैं नोट्स रात में बना रही थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप इन वैल्यू को ध्यान मत देना। रुक जाओ, मैं इसको एक सेकेंड, या इन वैल्यूज़ को ध्यान मत देना, मैंने इसे आई नोट के टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये थोड़ी गलती हो गई, तो
इन वैल्यूज़ को आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बाकी सब सही है। तो अब एक सेकंड रुक जाओ। यस, अब देखते हैं, ठीक है। देखो अब क्या किया मैंने कि v की जगह हमने आई जेड लिख दिया, वी आर की जगह हमने आई आर लिख दिया, वी सी की जगह हमने आई जाई सी रख दिया, वी एल की जगह हमने आई जाई एल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे आई आई कॉमन है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, आई आई कॉमन है, ठीक है। यहाँ से तो आई निकाल लिया बाहर हमने, और इधर भी आई था तो आई से आई कट जाएगा, यहाँ जेड बचा, जेड इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा, यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचा आपका, आर स्क्वायर प्लस जाई एल माइनस जाई सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्या ये जेड की वैल्यू आई, जेड मतलब टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई, कितना, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस जाई एल माइनस जाई सी का स्क्वायर, ठीक है, या फिर जाई सी माइनस जाई एल का स्क्वायर, ठीक है। तो एक मैं क्यों कह रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, जाई एल माइनस जाई सी या जाई सी माइनस जाई एल, क्यों, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, आप कुछ भी रखो सेम ही आने वाला है, ठीक है। अगर जैसे जेड टोटल इम्पिडेंस की वैल्यू आ गई आपकी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जेड की वैल्यू जेड ही है, तो यहाँ वी नॉट अपॉन जेड क्या हो जाएगा, फिर आई नॉट हो जाएगा, जो कि पी की वैल्यू हो जाएगी। तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना है, वी नॉट अपॉन में जेड, या फिर यूँ कह सकते हैं वी नॉट अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस जाई एल माइनस जाई सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या आ गया, आई नॉट यानी पीक वैल्यू आ गई, ठीक है। पीक वैल्यू आते ही हम क्या निकाल सकते हैं, आर एम एस वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो भी इसके इम्पोर्टेंट, मतलब ये हमने सीरीज़ एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये हम, सीरीज़ एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ओके, चलो इतना तो ध्यान दिया। अब आगे देखते हैं फेज डिफरेंस का। तो देखो हमने देखा था इधर आपका क्या वी आर आ रहा था, इधर क्या आ रहा था, वी सी माइनस वी एल। तो मैं इसे ऐसे आर के टर्म में भी लिख सकती हूँ, ये आर आ जाएगा, इधर जाई सी माइनस जाई एल। तो जैसे वोल्टेज के टर्म में यहाँ टोटल वोल्टेज आ रहा था, वैसे ही रेजिस्टेंस के टर्म में यहाँ टोटल क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल इम्पिडेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हमारा इम्पिडेंस डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर हम ये फेज़ निकालना चाहेंगे कि तीनों में फेज़ कितना आ रहा है, तो tan फाई बराबर वी सी माइनस वी एल अपॉन में वी आर आता है। या फिर इसे रेजिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो वोल्टेज की जगह आप क्या रख सकते हो, आई इंटू आर, जहाँ से आई कट जाएंगे तो इनके रेजिस्टेंस के टर्म में सिर्फ वैल्यू बचेगी, वो क्या, जाई सी माइनस जाई एल डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो tan फाई हो गया, यहाँ से आप फाई निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो फेज़ एंगल की बात हो गई। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में, मतलब इस टॉपिक का, वो है रेजोनेंस, ठीक है। कि इन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस क्या है आपका, सिलेबस में बहुत आराम से बहुत तरीके से गिवन है। तो ओके, चलो पढ़ते हैं फिर रेजोनेंस क्या है। एक सेकेंड बस रुकना। यस, तो रेजोनेंस क्या होता है, तो आपका एलसीआर सीरीज सर्किट में, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि सर्किट में क्या होता है, तीन चीज़ें लगी होती हैं आपकी, क्या, एक रजिस्टर, एक आपका कैपेसिटर और एक आपका इंडक्टर, ठीक है। तो इस सर्किट में जब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू यानी जाई एल आपका जाई सी के जब इक्वल हो जाता है, तो उस केस में होता क्या है, ये दोनों टोटल एक दूसरे की वैल्यू को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो सर्किट में सिर्फ प्योरली क्या बचता है, आपका रजिस्टर बचता है। यानी टोटल जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, टोटल रेजिस्टिव सर्किट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जाइल जाइसी तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मैं अगर इसके डेफिनेशन को समझाऊँ तो क्या होगा आपका, द फिनोमिना वेयर द करंट एम्पलीट्यूड रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि जेड मिनिमम हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर मैं डेफिनेशन समझा दूँगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जाइल आपका जाइसी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये यहाँ से देखो, पहले ये वाली चीज़, वो तो रेजोनेंस की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी, वो मैं भी एक्सप्लेन, जाइल जाइसी के इक्वल हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस जाइल माइनस जाइसी, जाइल जाइसी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी,
ठीक है। तो Z की वैल्यू मिनिमम कितनी आ जाएगी, R के इक्वल आ गई। ये एक तरीके से प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन गया। ठीक है, जैसे ही Z की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी आपका I की वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, V/Z। Z की जगह मैं R लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, V/R हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ वहाँ पे मैंने बोलने की कोशिश की है, क्या कि आपका द फिनोम, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ज़रा ये इरेज कर लूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे। यस, तो द फिनोमिना वेयर द करंट एम्पलीट्यूड रीचेज इट्स मैक्सिमम एंड इम्पिडेंस इज एट इट्स मिनिमम। ठीक है, एट स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी। ठीक है, वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे। तो इस फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है, हमारा रेजोनेंस, यानी जहाँ पे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल आ जाता है, जिसकी वजह से जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ओके, ठीक है, अब हम निकालते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो आती है वो कैसे निकालते हैं। तो ईजी है, इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है अगर आपको पता है तो। देखो, जायल की वैल्यू जायसी के इक्वल, जायल की जगह ओमेगा एल लिख सकती हूँ, जायसी की जगह 1/ओमेगा c लिख सकती हूँ। ओमेगा को मैंने क्या किया, इधर लेकर आई। ठीक है, तो ओमेगा को इधर लेके आएंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एल को नीचे भेज दिया, LC हो गया। इसी ओमेगा को स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की वैल्यू एट रेजोनेंस क्या बोला जाता है, ओमेगा नॉट मान लेते हैं। तो ये 1/ओमेगा स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √LC बन जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf होती है, तो 2π को नीचे भेज दिया, f को इधर रख लिया, तो ये आपकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो 2π/√LC, तो इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है हमारा कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, या फिर नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और ये होता क्या है रेजोनेंस, जिसपे आपका जायल जायसी के इक्वल आ जाए, जेड कम हो जाए, आई मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो यही रेजोनेंस का फिनोमिना था आपका। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। और रेजोनेंस कंडीशन में होता क्या है आपका, सर्किट LCR सीरीज सर्किट जो था आपका प्योरली क्या बन जाता है, रजिस्टिव सर्किट, यानी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर के एलिमेंट दिखते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह एक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया हो। आगे देखो, एक दो टॉपिक और है इसमें कि लाइक पावर फैक्टर क्या होता है, बाकी एक दो चीज़ें और हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन और फॉर्मूला। तो पावर फैक्टर क्या होता है आपका, पावर फैक्टर को अगर डिफाइन करेंगे तो वो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर डिसिपेशन। ठीक है, फिर से बोलती हूँ, किसी ऐसी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रू पावर डिसिपेशन इन द सर्किट टू द अपेरेंट पावर डिसिपेशन। ठीक है, यानी जो हमें पावर एक्चुअली में डिसिपेट होता है और उसका रेशियो किसके साथ, उस पावर के साथ जो कि हमें दिख रहा होता है कि इतना पावर डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैथमेटिकली अगर हम इससे समझने की कोशिश करें तो पावर फैक्टर को क्या cos phi से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि किसके बराबर होता है, R/Z के। R आपका रेजिस्टेंस है, Z क्या है आपका इम्पिडेंस है। ठीक है, और इसमें LCR सर्किट में अगर हम पावर की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो वो पावर फैक्टर के टर्म में लिखा जाता है, कैसे, VRMS IRMS cos phi। ठीक है, cos phi की वैल्यू क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपका रेजिस्टिव सर्किट है तो वहाँ phi की वैल्यू हमने देखा था 0 आती है, तो phi की वैल्यू 0, तो P बराबर क्या हो जाएगा, VRMS IRMS। लेकिन अगर आपका L या C है सर्किट में, यानी इंडक्टिव सर्किट है या फिर कैपेसिटिव सर्किट है, तो हमने फेस की वैल्यू देखी थी, कितनी थी, 90 डिग्री, तो cos 90 वैल्यू कितनी, 0, तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या हुई हमारी कि P की वैल्यू जो होती है आपका फॉर AC सर्किट वो 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन L और C के केस में ये 0 के इक्वल होती है। फॉर रेजिस्टिव के लिए P की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बात तो अच्छे से समझ आ गई हो। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें। आगे है आपका क्या, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है आपका, द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी Q इज इक्वल टू क्या होता है, ZL/R। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं आपके, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला करा दिया है। फॉर्मूले याद होने चाहिए कि ZL/R को ही क्या बोला जाता है, क्वालिटी फैक्टर। अब आते हैं हम किस पे, वॉटलेस करंट पे। वॉटलेस करंट क्या है, वेरी इजी। ठीक है, क्योंकि हमने सब पढ़ लिया है तो हमारे लिए और भी इजी है। वॉटलेस करंट क्या होता है, सिंपली मेरी बात समझो। मैंने अभी बताया आपको कि इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है हमारा, मैंने क्या बताया आपको, फेज डिफरेंस कितना होता है हमारा, π/2। ठीक है, तो पावर कितना हमने पढ़ा, 0। फेज डिफरेंस π/2 किसके बीच में होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि वो सर्किट जिसमें
इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है उसमें पावर ज़ीरो आ रहा है, पावर ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी लॉस ये कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, एनर्जी लॉस ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट फ्लो जब हो रही है तो एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, इधर से उधर कुछ भी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, कोई पावर लॉस ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके की करंट को ही क्या बोला जाता है, वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मतलब कोई पावर लॉस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बाय डेफिनेशन अगर आप देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द करंट दैट डज नॉट कंज्यूम एनर्जी एंड दस कंज्यूम नो पावर, ठीक है, यानी पावर लॉस कितना, ज़ीरो। द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर कंप्लीट साइकिल इन अ प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज व्हाट, ज़ीरो, ठीक है। दस फॉर कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड एज ए वॉटलेस करंट, यानी ऐसी कोई भी करंट ऐसी किसी भी सर्किट में ऐसी कोई भी करंट जिसके लिए टोटल पावर लॉस कितना हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, तो ऐसी करंट को ही क्या बोला जाता है, वॉटलेस करंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर सर एग्जाम में आ जाए कौन सी करंट वॉटलेस करंट होती हैं तो आप बता देना, प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट फ्लो होती हैं वो वॉटलेस करंट होती हैं। वाई, बिकॉज उस केस में पावर लॉस जीरो होता है, ठीक है, और फेज डिफरेंस π/2 होता है किसके, करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सर्किट प्योरली सर्किटल जितने भी प्रॉब्लम थे वो क्या होते हैं आपके कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर है पहले आपका, तो ठीक है ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। मैंने आपको इसको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है और एग्ज़ाम में जो जो टॉपिक बनता है वो सब फॉर्मूले इंक्लूड करने की कोशिश की है, तो वैसे ही समझना, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर होता क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है किसको, वोल्टेज को या फिर करंट को, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज आती है तो अगर उसे कम करना हो तो उसे कम कर देता है, तो उसे स्टेप डाउन वोल्टेज कहते हैं। या फिर कम वोल्टेज आता है उसको ज़्यादा करना होता है तो स्टेप अप कर देता है, यानी बढ़ा देता है। ये कैसे करता है अभी आगे देखने वाले हैं कैसे करता है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होती है उसमें। और ये भी बात आपको ध्यान देने वाली चीज़ है क्या, कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन से बना। ये मैंने कई जगह कई MCQ में देखा, तो मैंने इसका क्वेश्चन बनाने के बजाय मैंने इसे एक लाइन ही लिख दिया कि जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन से बना होता है, ठीक है। तो याद रखना। आगे क्या है कि इट इज़ यूज्ड इन अ पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ AC विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी, यानी ये स्टेप अप स्टेप डाउन का काम तो करता है लेकिन फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। और ये पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, यानी पावर को इधर से उधर भेजने में यूज़ किया जाता है, किसका, ट्रांसफार्मर का यूज़, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि पिछला टॉपिक था इसका, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से 1-1.5 घंटे में ख़त्म कराया है विद PYQ एंड विद ऑल द कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला। तो आप उससे वहाँ देख सकते हो, इंडक्शन वाला टॉपिक अगर आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप वहाँ देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। हमने देखा था कि जब कंटिन्यूसली आपका वो फ्लक्स में या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइनें जो होती हैं उनमें चेंजेस होने से क्या होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसे EMF बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से आपका एक इंड्यूस करंट भी जनरेट होता है, ठीक है। और ये फिनोमिना ही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमिना होता है, ठीक है। तो ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है, तो याद रखना ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले फिनोमिना पे काम करता है, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। अब ये क्या है समझ लो अच्छे से। देखो एग्जाम में अगर आता है तो आप प्रॉपर डिफाइन करके लिखना, और कैसे डिफाइन करके लिखोगे, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ आप वही वहाँ समझा दोगे। जैसे स्टेप अप क्या होता है, तो स्टेप अप जैसे मैं ये वाला दिखाती हूँ आपको, देखो ये है स्टेप अप वाला, ठीक है। स्टेप अप में देख सकते हो ये नंबर ऑफ आपके ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है, ये सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देख सकते हो ये प्राइमरी वाले में आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी वाले में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा हैं, ठीक है। तो क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जो आपकी EMF की वैल्यू आती है जनरेट होके वो E = क्या होती है आपकी
माइनस का n d∅/dt, ठीक है। यानी कि ईएमएफ आपका क्या होता है, ईएमएफ आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे ईएमएफ आपकी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए स्टेप अप नाम से ही क्या है कि ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा। तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए इसके सेकेंडरी टर्म में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, और प्राइमरी में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है कि कम वाले वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ा के भेज देता है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या हुए, वो ट्रांसफार्मर हुए जिसमें प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, किससे, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से, जिसकी वजह से सेकेंडरी वोल्टेज जो आपका जनरेट होता है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इसी का अपोजिट क्या है आपका, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होगा, कम करेगा वो, ठीक है। देख रहे हो ये ज़्यादा जा रहा था, ये क्या हो गया, कम हो गया। तो कम करने के लिए क्या होगा, सेकेंडरी वाले को कम कर दो नंबर ऑफ टर्न्स, और प्राइमरी वाले ज़्यादा है अगर, तो सेकेंडरी वाले को क्या कर दो, कम कर दो। तो कम करने से क्या होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफार्मर जिसमें सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स से, ठीक है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम जनरेट होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, इतना टफ तो है नहीं, और आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो आपके लिए आसानी होगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। क्या, सबसे पहली चीज़ कि ये पहले मैं वोल्टेज का फॉर्मूला बता देती हूँ आपको। देखो, सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा, और माइनस का d∅/dt। तो इस यही होता है, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन में कि जो ईएमएफ जनरेट होता है वो क्या था, माइनस का n d∅/dt। तो सेकेंडरी वाला वोल्टेज s के प्रोपोर्शनल होगा, प्राइमरी वाला np के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये रेशियो याद रखना, जिसे ट्रांसफार्मर रेशियो भी बोलते हैं या फिर टर्न रेशियो भी बोलते हैं। ये क्या, VS/VP की वैल्यू NS/NP के बराबर होती है, और ये वैल्यू IP/IS के बराबर होती है, और इन तीनों को हम एक कांस्टेंट K के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। और यही रेशियो क्या कहलाता है आपका, ट्रांसफार्मर रेशियो या फिर टर्न रेशियो कहलाता है। ये याद रखना, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और मैंने एक इंक्लूड भी किया है, तो अभी आगे देखेंगे। तो ये रेशियो याद रखना, ठीक है, और इजी है याद रखना। याद रखो VS/VP NS/NP, ये रेशियो लगभग सेम ही होता है, बस करंट वाला उल्टा होता है, IP/IS हो जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से पावर डिसिपेशन निकालने की कोशिश करें तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, V/I, और V को अगर IR लिख देंगे तो I² R हो जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज लॉस की बात की जाए तो परसेंटेज लॉस क्या होता है आपका, पावर डिसिपेशन अपॉन में पावर इनपुट, जितना भी हुआ रहता है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक कंप्लीट होता था। अच्छा, इसके बाद PYQ है आपका। अच्छा, एक और चीज़, AC जनरेटर वाला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, वो मैंने अल्टरनेट कह रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो टॉपिक है उसके सबसे लास्ट में करा रखा है, ठीक है। तो इससे पहले जो अभी कुछ 2-3 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, तो जिसमें मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराया है, तो अगर आपको सिर्फ AC जनरेटर वाला टॉपिक देखना है तो आप उसमें देख सकते हो। लास्ट के मैंने 10 या 15 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट करा दिया है, तो वहाँ देख सकते हो। तो उसको दोबारा मैं PDF में वो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, इसलिए मैं उसको दोबारा रिवाइज़ नहीं करा सकती, तो आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको वो देखना होगा तो, या फिर हो सकता है आपने देख रखा होगा। तो हम PYQ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो वैसे भी 1 घंटे से ऊपर होने वाली है, तो मेरी कोशिश होती है कि 1-1.5 घंटे में ख़त्म हो जाए, सो दैट आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे और कम टाइम में आप ज़्यादा रिवीजन कर सको, ठीक है। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट PYQ हैं वो इंक्लूड किए हैं, बाकी आगे देखते हैं। तो देखो फिर क्या है, और ये कब कहाँ कैसे आया है सब मैंने लिख रखा है, तो सब पढ़ लेना, वो मैं नहीं बताने वाली हूँ। जैसे पहला बता देती हूँ, जैसे पहला ये KVS और UPPGT में आया हुआ था, तो इसी तरीके से सबका मैंने लिख रखा है, तो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं, क्योंकि हमें उसी से मतलब है, ठीक है। तो देखो क्या है आपका कि देखो
क्वेश्चन क्या था, फॉर वॉटलेस करंट फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी क्या होता है। तो वॉटलेस करंट मैंने बोला था किस में होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, और वहाँ ये भी बताया था मैंने फेज डिफरेंस कितना आता है, π/2 आता है, और पावर लॉस मैंने बताया था कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ इसने वॉटलेस और उसी करंट को क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो वॉटलेस करंट में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, पावर की बात करता है तो पावर भी बता देते हैं कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, ये वैल्यू गिवन थी। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन थी, पूछा है IRMS की वैल्यू। हमें पता है IRMS की वैल्यू क्या होती है, I0/√2 होती है। तो I0 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। I0 हमें क्या होता है पता है, I बराबर क्या होता है, I0 cos ωt + phi। तो कंपेयर करके निकालूंगी तो I0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2। तो यहाँ 2√2 रखा, नीचे √2 से √2 कट गया, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस मत करने लग जाना है। ठीक है, कि हाँ मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी, इन सब के चक्कर में आप जो बेसिक फंडे होते हैं वो भूल जाते हो। और आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एग्ज़ाम में ये पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट मिलता है। ठीक है, तो इसमें वो आपको कोई अलग प्रो या एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं, वो आपको का बेसिक कॉन्सेप्ट ही चेक करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जॉब देने के बाद आपको बच्चों को वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने हैं। तो अगर आपको याद है, अप्लाई करना आता है, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा के चक्कर में ऐसा मत करना कि जो बेसिक चीज़ें वो भी मत करो, तो अपनी बेसिक चीज़ें करो। ठीक है, फिर आपके पास टाइम बचता है तो आप एडवांस भी कर सकते हो, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। लेकिन यस, पहले जो इम्पोर्टेंट है वो करो। अब देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या था, ये एक 220 वोल्टेज का एक AC सोर्स है विच इज़ कनेक्टेड टू 1 हेनरी। ठीक है, और 50 हर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी से, देन पावर लॉस पूछा है। ध्यान देने वाली बात क्या है, बोल दिया है उसने पहले ही, कनेक्टेड अक्रॉस 1 हेनरी। 1 हेनरी मतलब किसी L वाले सर्किट से जुड़ा हुआ है, और L वाले सर्किट यानी इंडक्टिव सर्किट, और L वाले सर्किट यानी इंडक्टिव सर्किट में मैंने आपको बताया था फेज डिफरेंस कितना आता है हमारा, 90 डिग्री आता है, और पावर लॉस कितना होता है, 0। देखा, घुमा के पूछा है, सीधे सीधे नहीं बोला है इंडक्टिव सर्किट है या वॉटलेस करंट है, घुमा के दिया है, डाटा भी दे दिया ताकि आप अच्छे से बैठ के कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हमें वो ट्रिक निकालनी है कि अच्छा H दिया, 1 हेनरी है यानी इंडक्टिव सर्किट है, यानी L गिवन है, और L वाले सर्किट में पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें हमारा क्या था, आंसर कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो कि इन एन AC सर्किट आपको I की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, I की वैल्यू आपको I0 sin ωt था। कह रहा था टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू IRMS, यानी सीधी सीधी बात बोलूँ तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, पहले जो भी थी अब उससे IRMS बन गई, यानी RMS वैल्यू बन गई, यानी IRMS की वैल्यू क्या होती है, I0/√2। ठीक है, तो I का फॉर्मूला क्या है, I0 sin ωt है। तो I की जगह I क्या बन गया है, अब IRMS बन गया है। तो I की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, I0/√2 लिख सकती हूँ, और इधर I0 sin ωt था ही, तो I0 से I0 कट जाएगा हमारा, तो I0 से I0 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 1/√2 बचेगा, इधर sin ωt, और 1/√2 क्या होता है, sin ωt के π/4 वैल्यू को इक्वल होता है। ठीक है, तो ωt किसके आ जाएगा, π/4 के इक्वल आ जाएगा। हमसे टाइम पूछा था तो ओमेगा इधर भेज देंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा, π/4 ओमेगा। ईजी था, देख रहे हो 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन हो जा रहा है। तो या आपका रिवीजन अच्छा है, कॉन्सेप्ट तगड़ा आपने प्रिपेयर कर रखा है भैया, यू कैन। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको कराया है। देखो क्या है, कह रहा है इन ट्रांसफार्मर JP/JS का वैल्यू पूछा है। देखो मैंने आपको 3 रेशियो कराया था, VS/VP, NS/NP और IP/IS, लेकिन मैंने Z यानी इम्पिडेंस का नहीं कराया था। तो वो कैसे करोगे, निकाल लो, फिर नहीं कराया था तो कैसे निकालोगे। देखो मैंने आपको ये रेशियो करवा दिया था, हाँ करवा दिया था। ठीक है, तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, ZP प्राइमरी वाला क्या होगा, VP/IP के इक्वल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, VS/IS के इक्वल हो जाएगा। हमें ZP/ZS चाहिए, तो दोनों का रेशियो निकाल लिया मैंने। तो ये VP/VS इधर आ जाएगा, और इधर IS/IP आ जाएगा। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है VP/VS, एक सेकेंड,
वी पी अपॉन वी एस एन पी अपॉन एन एस के इक्वल है, तो मैंने वी पी अपॉन वी एस की जगह एन पी अपॉन एन एस रख दिया। हमने ये भी पढ़ा है कि आई एस अपॉन आई पी एन पी अपॉन एन एस के इक्वल है, तो आई एस अपॉन आई पी की जगह भी मैंने एन पी अपॉन एन एस रख दिया। तो इन दोनों का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था, बस करना क्या था, थोड़ा बहुत इधर उधर करना था। सो इफ़ यू नो कि कैसे थोड़ा बहुत इधर उधर करना होता है, तो आप अपनी सीट भी इधर उधर करके ले सकते हो। ओके, सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है, बहुत ईजिली आप कर सकते हो। कंपटीशन तो और भी अलग अलग लेवल के हैं अदर एग्ज़ाम में, यहाँ तो आप कर सकते हो, आपका सब्जेक्ट है, आपने कभी टाइम से पढ़ा है। देखो आगे देखो, टॉपिक क्या है, पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। अच्छा, पावर फैक्टर बोला है रेजोनेंस पे, ठीक है, इन एलसीआर सर्किट। तो ठीक है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कॉस फाई के टर्म में लिखा जाता है, विच इज़ व्हाट, आर अपॉन जेड। और मैंने रेजोनेंस पे ये भी बताया था, रेजोनेंस पे जाई एल बराबर जाई सी की हो जाता है, तो जिसकी वजह से जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और वो आर के इक्वल हो जाती है। तो जेड की जगह मैं आर रख दूँगी, तो आर आर कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, पावर फैक्टर की वैल्यू। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, देखो v की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इतनी है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, v की वैल्यू गिवन है, अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टेंस। ठीक है, प्योर इंडक्टेंस को ये अल्टरनेट सोर्स अप्लाई किया गया है। द करंट थ्रू द कॉइल इज, इसने पूछा है करंट बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो आई होप आपके लिए इजी होगा। मैंने आपको बताया था इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या होती है, वोल्टेज से π/2 पीछे लैग करती है, कैपेसिटी में आगे लीड कर रही थी, आगे जा रही थी, ठीक है, लीड कर रही थी, लेकिन एल वाले सर्किट में लैग कर रही थी। ठीक है, यानी π/2 पीछे थी। तो क्योंकि आपका वोल्टेज साइन 500t है, तो ये उससे क्या होगा, पीछे जाएगी, यानी ω t माइनस π/2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, पहले आई नॉट की वैल्यू निकाल लो, और चाहो तो मत भी निकालो, क्योंकि देख सकते हो चारों में आई नॉट की वैल्यू क्या ही है, सेम ही है, तो आपको वो निकालने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में जाई एल। वी नॉट की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है और कहाँ दे रखा है, तो ये दे दिया है। वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 100। जाई एल की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एल। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू दिया है कितना है, 500 है, 500 रखो, और एल की वैल्यू दिया है 0.02, 0.02। सॉल्व करोगे आ गया 10। तो आई नॉट की वैल्यू आ गई, जिसको निकालने की ज़रूरत थी नहीं, बट मैंने निकाल के बता दिया। ओके, चलो आगे आगे देखते हैं। तो आई की वैल्यू ये थी हमारी, ठीक है, तो यहाँ आई नॉट की जगह 10 आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा, माइनस मान लो मैंने बाहर ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी, या कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो इसलिए आपकी ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस का 10 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस का 10 कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह आप 500 रख लेना, बन गया ये आंसर। तो कुछ था क्या, नहीं था, तो क्या करना था, बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी। ठीक है, कोई एडवांस लेवल की मैथ नहीं थी इसमें। सो यस, इट्स डन। और जो भी मैंने कराया, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप कर सकते हो। इसके आगे मैंने क्वेश्चन लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही लंबी बन रही थी, तो मैंने सोचा इतने क्वेश्चन इनफ हैं थोड़े से रिवीजन के लिए आपको, लेकिन मोर देन इनफ नहीं है, या इनफ तो नहीं है, मैंने इनफ गलती बोला। ये एक तरीके से आपका थोड़ा सा बेसिक रिवीजन हो गया। टॉपिक तो पूरे कंप्लीट हो गए, पर PYQ सारे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो PYQ मैं देखूंगी, या तो मैं ये सारे टॉपिक ऐसे कंप्लीट कराने के बाद मतलब सारे PYQ हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक कम से कम एक 1.5 घंटे का एक PYQ सेशन होना चाहिए, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाए, जिससे आपको पता हो किस लेवल के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं देखूँगी, पहले मैं अभी थ्योरी करा लूँ और थोड़े थोड़े आपके PYQ करा लूँ, फिर लास्ट में देखेंगे PYQ का भी सेशन लूँगी मैं। ठीक है, ताकि एक प्रॉपर आपका रिवीजन हो, विद थ्योरी, विद डेरिवेशन, फार्मूलाज, PYQ। फिर टाइम अगर और बचता है तो कुछ प्रैक्टिस सेशन भी लाएंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, कौन सा, अल्टरनेट
करंट वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेट करंट दोनों आपके किस में थे, एक ही में थे, पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको कुछ टाइम पहले ही करा दिया था, और क्योंकि वो भी टॉपिक बड़ा था, ठीक है, तो एक ही में ख़त्म करा के जल्दी से निपटाने के बजाय मैंने क्या किया, दोनों को 2 सेशन में कंप्लीट किया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ आपका ऑलरेडी डन है था, ठीक है। और अब आपका मैंने अल्टरनेट करंट वाला टॉपिक भी करा दिया, तो एक तरीके से ये आपका क्या हो गया, डन। ओके, सो अच्छे से रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ो, गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, डोंट बी नेगेटिव, ठीक है। जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा करो, बिकॉज मौके बार बार नहीं मिलते, ये समय वापस दोहरा के नहीं आएगा। तो गिव योर बेस्ट एंड या थैंक you so much and see you soon in the next lecture with the new topic.